Okay, so we will discuss about the launch vehicles or the security edition set that we will start with the previous year questions related to that or somewhat close to that. Okay, the question is with the reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statements. PSLVs launch the satellite useful for Earth resources monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. So कुछ few of the points we will discuss today और कुछ points जो हमने last time discuss किए थे कि मॉनिटर अगर हमें करना हो अर्थ को तो हम कहाँ प्लेस करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स पे ठीक है लो अर्थ ऑर्बिट्स जियो सिंक्रोनस नहीं होती सन सिंक्रोनस हो सकती है ठीक है जियो सन सिंक्रोनस का मतलब ये है कि एक जगह पे फिक्स वो होती है जो जियो सिंक्रोनस होती है या जियो स्टेशनरी होती है वो सैटेलाइट ही अर्थ पे एक जगह फिक्स होती है ओके तो सो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स तो पोलर ऑर्बिट्स हो गई पोलर ऑर्बिट्स मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट्स और मिडल अर्थ ऑर्बिट्स में आती है satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. GSLV Mark III is a four-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines. Okay, ये बस क्वेश्चन माइंड में रखना अभी सोल्यूशन जब हम अभी पढ़ेंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा नाउ काफी पुराना है बट अभी क्या हुआ रिसेंटली नॉट मच रिसेंटली बट 2022 में मंगलयान वाज आउट ऑफ सर्विस 2013 में लॉन्च हुआ था 2014 में फंक्शनल हुआ था ओके सो मंगलयान का क्वेश्चन ले लेते हैं मंगलयान लॉन्च बाय इसरो इज आल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन राइट मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए नो उसके बाद रशिया भी था रशिया कॉस्मोस ने भी किया है वो भी ऑर्बिट के तो फिर सेकंड कंट्री नहीं थर्ड बनाता है made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its first attempt. Yes, the only country which achieved this feat in its first attempt. Okay, so 1 and 3 will be the right answer. Now, with reference to the ASTROSAT, the astronomical observatory launched by India, which of the following statements are correct? Other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. ASTROSAT is a 2000 kg satellite placed in an orbit at 1650 kilometers above the surface of the earth. So this is mostly factual. तो उस साल का ये करंट अफेयर्स ही रहा होगा इस वजह से सीधा फैक्ट पे है ठीक है फैक्ट तो 2000 केजी नहीं था अब इस केजी में भी पूछ लिया तो it becomes more and more difficult if you have to remember the numbers as well because it was 1550 kgs and it is given as 2000 kgs so it is testing your memory okay other than US रशिया यूरोप भी है ठीक है तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं तो neither one not okay now we will start with the launches and now what is the need of the launches अब जब हमने चंद्रयान पढ़ा था तब मैंने बताया था पेलोड व्हाट आर पेलोड्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव जो भी मेन चीज हमें प्लेस करनी है जैसे सैटेलाइट्स है सैटेलाइट जो है वो पेलोड होगा किसी रॉकेट का ठीक है इफ यू आर लॉन्चिंग अ रॉकेट सैटेलाइट विल बी द पेलोड ऑफ दैट रॉकेट अगर हमें स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना है जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन में सैटेलाइट नहीं है अगर कोई मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो उसका पेलोड वो मिशन होगा ठीक है वो स्पेस क्राफ्ट होगा ठीक है तो वो पेलोड मेन पर्पस ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज टू सेंड द पेलोड्स इनटू द रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स ठीक है मोस्टली
पोलर, अगर हमें ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स चाहिए फॉर दी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, तो लोअर ऑर्बिट्स होंगी, पोलर ऑर्बिट्स में, लोअर ऑर्बिट्स में प्लेस करेंगे। और अगर हमें सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगी तो हम जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में प्लेस करेंगे। ओके। तो इसरो की लॉन्चर्स की हिस्ट्री काफी पुरानी रही है। इसरो पहले, तो सबसे पहले इसरो जब डेवलप नहीं था, इट मोस्टली यूज्ड फ्रेंच एरियन लॉन्चर्स। तो फ्रेंच, बट वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, तो सेल्फ रिलायंस की पहला स्टेप था। प्रैक्टिकल्स करते करते हमने पहला जो लॉन्चर टेस्ट किया जो सक्सेसफुल रहा, इट वाज SLV-3, सिंपली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है। तो उसके बारे में बेसिक्स पढ़ने ज्यादा वैसा इम्पोर्टेंट नहीं, पुराना है जो कि आउट ऑफ डेट भी हो चुके हैं, बट ये बेसिक्स है हमारा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑल सॉलिड 4 स्टेज है। अब स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस, कभी भी रॉकेट को अगर आपने देखा होगा प्रोपेगेशन स्टेजेस में, तो पहले लॉन्च होता है, फिर जो भी फ्यूल होता है, पहली स्टेज का फ्यूल होता है वो कंज्यूम हो जाता है, तो जो भी उसकी हाउसिंग केसिंग होती है उसे सेपरेट कर देते हैं लोग रॉकेट से। ठीक है, वो स्टेज वन हो गया। फिर अगला फ्यूल जो है वो इग्नाइट होता है, जैसे एटमोसफेयर में एंट्री करते ही या लोअर एटमोसफेयर में, तो वहाँ पे स्टेज टू। ऐसे जो फ्यूल की जो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस, वो उन्हें हम स्टेजेस में काउंट करते हैं। तो इसमें सारी स्टेजेस क्या आती है? ऑल सॉलिड 4 स्टेज व्हीकल्स। ओके। केपेबल ऑफ प्लेसिंग 40 kg क्लास पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट्स पेलोड्स कोई कुछ भी हो सकता था, जैसे एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स भी हो सकती है। ठीक है। तो 40 kg तक का ये वेट वो कैरी कर सकता है। ओके। SLV-3 was successfully launched on in 1980। तो 1980 में हमारा इंडिजिनियसली पहला जो इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल है सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। रोहिणी सैटेलाइट was placed in orbit, thereby making India the sixth member of exclusive club of spacefaring nations। ठीक है। तो उससे पहले अगर 5 और पूछेंगे तो 5 कौन कौन से हो सकते हैं? यूएस क्लियर है, रशिया क्लियर है, उसके बाद कौन से आते हैं? फ्रांस, चाइना, यूके। ठीक है। After that, India became the sixth nation to place its own satellite in the space। तो ये SLV-3 था। ऐसे SLV-3 के बाद फर्दर वी डेवलप ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती जाएगी तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ओके। अब स्टेजेस का मैं एक समझा देता हूँ। स्टेजेस में क्या होता है? इफ वी आर यूजिंग गैसियस फ्यूल्स, तो उससे क्या बेनिफिट होगा हमें? उसकी जो बर्निंग कैपेसिटी, अगर सिंपल वर्ड्स में है, कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो एक सिंगल मूव में वो ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा कि हम कम फ्यूल में भी ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। तो इसलिए सॉलिड जो है वो एक बेसिक स्टेज है सॉलिड फ्यूल की यूज करना। सॉलिड फ्यूल जो है वो उतना डेंस नहीं होता, तो उसे हमें हैवी अमाउंट में लोड करना पड़ता है रॉकेट में, उससे वेट बढ़ता है। ठीक है। तो हम पेलोड की हमें उससे क्या होता है कि वी कैन नॉट कैरी हैवी पेलोड्स अगर सारी स्टेजेस सॉलिड स्टेजेस हैं। ओके। तो ऐसी द ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम was designed to augment the payload capacity of 150 kg। Okay, तो 40 kg से directly we were able to launch 150 kg, twice that of SLV-3, still in the low Earth orbits। Okay, it was a 5 stage. Still, it was all solid propellant vehicle, or it used to place the satellites in 400 km circular orbits। अब इसमें क्या हुआ कि डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट के लॉन्च व्हीकल्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। द फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट टुक प्लेस इन 1987 and it was SROS, जो सैटेलाइट का नाम है। द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च वाज इन 1992 SROS। तो रोहिणी 1, SLV, SROS, ASLV। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। तो आई इंपॉर्टेंट ये है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे लॉन्च व्हीकल्स, यानी PSLV एंड GSLV। ओके। तो उसमें सबसे पहला आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। दिस इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया and it is the first launch vehicle to be equipped with a liquid stage as well। Okay, before that only solid stages were used, but in this polar satellite launch vehicle, we also incorporated the liquid stage,
And after its first successful launch in 1994, PSLV emerged as reliable, versatile. So for a long period of time, we have been using PSLV. That's why it is also known as the workhorse of ISRO. Okay, because it has been used for many missions. More than 50 missions have used PSLV as the launch vehicles. Okay, the vehicle successfully launched two spacecraft, Chandrayaan 1 and Mars orbiter mission. So the important missions were launched using PSLV. PSLV earned its title workhorse of ISRO through consistently delivering various satellites into low Earth orbit, particularly the IRS series of satellites. Okay, तो IRS was for the IR and SSS constellation के लिए जो satellites यूज की गई थी उसके लिए भी PSLV का यूज किया गया. So PSLV is basically the first launch vehicle which can carry heavy loads, but still it can carry it to carry it to low Earth orbits. Okay, it is a polar satellite launch vehicle, but slowly and gradually its capacity has been increased, so it can also place payloads into GTO, that is transfer orbits, geosynchronous transfer orbits. Okay, so the question becomes controversial. जो हमने क्वेश्चन देखा था कि PSLV को हम लो अर्थ ऑर्बिट्स के लिए यूज कर सकते हैं या फिर जियोसिंक्रोनस हाई अर्थ ऑर्बिट्स के लिए यूज कर सकते हैं. बट मोस्टली जो PSLV का यूज होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट्स या पोलर ऑर्बिट्स के लिए ही यूज होता है. सो द आंसर विल बी लो अर्थ ऑर्बिट्स बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट लॉन्च व्हीकल फॉर हायर अर्थ ऑर्बिट्स. इसलिए आंसर उसमें वो रॉन्ग हो जाता है. PSLV का नहीं, GSLV का यूज करते हैं. ठीक है. So PSLV has also been used to launch various satellites into geosynchronous and geostationary orbits. So how it does it? It just places the satellites in the transfer orbits. फिर वहां से हम thrusters लगा के satellites को higher orbits में geosynchronous orbits में भेज सकते हैं. ठीक है. Because it can carry heavy payloads, so एक heavy satellite हम carry कर सकते हैं या multiple small satellites carry कर सकते हैं in PSLV. ठीक है. The further stage of development after PSLV is geosynchronous satellite launch vehicle. As the name suggests, it is meant for higher Earth orbits, geosynchronous या geostationary orbits के लिए. The orbits are around 36,000 kilometers from Earth's surface. So it doesn't directly places these satellites into 36,000 kilometer orbit. It mostly places the satellites into transfer orbits. Transfer orbits around 800, 900,000, about 1,000 kilometers. Okay, or up to 1,200 kilometers. It will place the satellites into those transfer orbits, and from the transfer orbits, by using the thrusters, the orbit transfer is done, and by that, the satellite reaches its intended orbit of geosynchronous. Okay. So initially, what is important in this GSLV? Initially, Russian GK supplied cryogenic stages. Now, what are cryogenic stages? This question has been asked once or twice. Okay, so in cryogenic what happens is जब आपको फ्यूल को बर्न करना है तो इग्निशन के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए. Okay, so naturally when we flame a candle, so oxygen from the air is used, but in a dense vacuum container of a rocket, how to ignite the fuel? So oxidizers are used to ignite the fuel, but to ignite the fuel oxidizers are required in a very large amount. और इतनी ज्यादा अमाउंट में जब हम ऑक्सीडाइजर्स कैरी करते हैं तो उससे क्या होता है, रॉकेट का लोड बढ़ जाता है. तो उसे लोग उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हायर स्टेजेस में क्रायोजेनिक यानी कि जो गैसेस हैं, गैसियस फ्यूल को लिक्विफाई करके तब यूज करते हैं. तो उसकी जो ऑक्सीडाइजेशन कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है. जो भी गैसियस फ्यूल को हम जब लिक्विफाई करते हैं तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी पर मोल वैल्यू जो इग्निशन कैपेसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है. तो जैसे कि हम लिक्विफाइड LNG यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी जो फ्यूल होता है उन नाइट मोस्टली जो ऑक्सीडाइजर्स होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स होती हैं, हाइड्राइड्स होते हैं. तो इन चीजों को हम लिक्विफाई करके क्रायोजेनिक स्टेज में. और मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है इन क्रायो, बिकॉज एज वी रीच द अपर एटमॉस्फेयर the temperatures can go down as much as -183 degrees centigrade.
so much below the freezing points. To ignite the fuel at that level of temperature is a very difficult task. तो इस उस स्टेज में सॉलिड फ्यूल को इग्नाइट करना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ऑक्सीडाइजर्स को और ऐसे फ्यूल को यूज करते हैं जो गैसीय स्टेट में भी, और गैसीय स्टेट को लिक्विफाइड करके उस स्टेज में भी हमें एक हायर ignition capacity दे सके। ओके, दोज आर द क्रायोजेनिक स्टेजेस। ठीक है, एट लो टेम्परेचर द फ्यूल बर्निंग ऑफ फ्यूल एट वेरी लो टेम्परेचर। कभी क्रायोजेनिक के बारे में क्वेश्चन है, द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एट वेरी low temperature. Okay, this operational fourth generation launch vehicle is a three-stage vehicle with four liquid strap-ons. फोर लिक्विड strap-ons का मतलब कि जैसे अभी रॉकेट का मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि जैसे ये रॉकेट। ओके, सो वी जस्ट स्ट्रैप दी फ्यूल्स अराउंड वेरियस स्टेजेस। अगर ये हम सबसे लोअर स्टेज ले लें तो लोअर स्टेज पे ये क्या है कि सॉलिड प्रोपेलेंट है विच हैज बीन अटैच्ड। स्टिल विल बी, अगर चार पाँच छः कितने भी आप अटैच कर दो वो स्टेज वन ही रहेगा। ओके, तो ऐसे ही रॉकेट में काउंट नहीं करना है कि अगर स्ट्रैप ऑन सात आठ लगे हुए हैं तो अलग अलग स्टेजेस हो गए। हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा फ्यूल स्टेज वन में ही लग रहा हो तो काफी ज्यादा स्ट्रैप ऑन हो। ओके, तो लिक्विड स्ट्रैप ऑन हो गया। तो इसमें जीएसएलवी क्या है डिफरेंस, क्या है पीएसएलवी और जीएसएलवी में? पहला क्या है कि मोस्टली पोलर ऑर्बिट्स में प्लेस करते हैं। जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में भी प्लेस कर सकते हैं पीएसएलवी से, बट मोस्टली हम जीएसएलवी ही यूज करते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए। दूसरा डिफरेंस क्या है, पीएसएलवी इज फोर स्टेज, सॉलिड लिक्विड, जीएसएलवी इज थ्री स्टेज। ओके, द अपर मोस्ट स्टेज इज लिक्विड स्टेज। ओके, द क्रायोजेनिक स्टेज, इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल यूज, क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। ये डिफरेंस है पीएसएलवी से। थर्ड टॉप मोस्ट स्टेज में फिर फोर लिक्विड स्टेपॉन्स यूज होता है। So from January 2014, the vehicle has achieved six consecutive successes. अब GSLV Mark II था। Now the later stage is geosynchronous satellite launch vehicle Mark III. Okay, LVM-3 is configured as three-stage vehicle with two solid strap-on motors, one liquid core stage, and high-thrust cryogenic upper stage. Now it is almost similar, but यह है कि the cryogenic stages high thrust, तीन stages इसमें भी हैं मार्क थ्री में। बस ये है कि इसकी कैपेसिटी जो है मार्क टू से काफी बढ़ गई है। उसमें अगर 40 टन फ्यूल कैरी करते थे, इसमें 55 टन कर रहे हैं। So LVM-3 was the new heavy lift vehicle for achieving 4,000 kg spacecraft launching capability. 4,000 kg means 4 tons. So up to 4 tons of satellites can be carried on GSLV Mark III. Okay, with a lift off mass of 640 tons. 640 टन का रॉकेट होता है, तो उसमें 70% और 70% ऑफ द रॉकेट इज द रॉकेट फ्यूल। तो इसी को एट द फर्दर स्टेजेस व्हाट विल बी डूइंग इज reduce this weight of fuel so that we can achieve lighter rockets. So what can lighter rockets do? They can carry more heavier payload. Okay, important launches are GSLV Mark 3 से crew module atmospheric re-entry experiment. It was a recent experiment. Why we did this experiment? For the Gaganyaan mission. Okay, so that the crew can be safely landed on a surface or the ocean surface. So the crew module atmospheric re-entry experiment was conducted, and the launch vehicle was used as geosynchronous satellite, or it is also known as LVM-3. Okay, when it will be used for a human mission, it will be known as HLVM. Okay, in the next stage we will study that. The important missions are crew module atmospheric re-entry experiment, Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. Okay, these were the launch vehicles. Okay, in between all that, these are sounding rockets. What are sounding rockets? These are simply rockets which are sent with some smaller payloads or experimental things to the upper atmosphere. These are not launched into the orbits. केवल एक रॉकेट्स हैं। रॉकेट्स का प्रोटोटाइप, अगर रॉकेट बॉयज किसी ने अगर वेब सीरीज देखी है
So you will understand initially what they used to do is just launch the rockets, or रॉकेट्स में जो अभी पेलोड्स होते थे जस्ट दे विल स्टडी द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर. They won't go beyond that because it was not capable of going beyond that or placing anything in the orbit. So it was just rockets which will just go through the atmosphere and study the components of the atmosphere. Okay. So, and during further developments, the sounding rockets were incorporated in different missions. They also serve as easily affordable platforms to test or prove prototypes of new components. Okay, so they were gradually being used as to for the testing of new components of new experiments. And these rockets were consolidated and named Rohini Sounding Rocket Program. Okay, they are still three operational sounding rocket programs. Okay, they will all come in Rohini category. So whatever comes in RH category, if the question is asked in what are these RH300, RH500, these are sounding rocket experiments or programs. So this is human rated. The same LVM3 was geosynchronous satellite launch vehicle Mark 3. Okay. Now this is being used for Gaganyaan mission. So what will we need? We will need the safety for human missions. Okay. So it is now named human rated LVM3 or HLVM3. The well proven reliable heavy lift launcher of ISRO is identified as launch vehicle for Gaganyaan mission. So if the question is asked कि गगनयान मिशन के लिए तो सिर्फ ऑप्शंस में LVM3 भी हो सकता है. So the correct option will be HLVM3. Okay. It consists of solid stage, liquid stage, and cryogenic stage. Okay. So cryogenic stage में क्या होता है कि गैस होती गैसेस स्टेज है, गैसेस फ्यूल होता है, बट इट इज ऑल्सो केप्ट इन द लिक्विफाइड स्टेट. Okay, but it is counted as a gaseous fuel. All systems in LVM3 launch vehicle are reconfigured to meet human rating requirements and Christian human rated LVM3. So what happens is कि जब आप फ्यूल को -183 डिग्री -200 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करके रखते हैं, इट इज द लास्ट स्टेज और टॉप मोस्ट स्टेज. तो अगर आपको लिक्विड स्टेट में रखना है यानी इट इज इन द कोल्ड स्टेट. ओके, अगर ये कोल्ड स्टेट में है तो इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं. वी कैन यूज इट एज अ कूलेंट फॉर द रॉकेट्स एज वेल. Okay, until and unless it is not burned, it is not needed to be burned to achieve higher altitudes. We can use it as a coolant as well. HLVM3 will be capable of launching orbital mode to low Earth orbit. Okay, लो अर्थ ऑर्बिट में ही हम प्लेस करेंगे गगनयान मिशन में भी LVM3. अब इसके देखिए कंपोनेंट्स हैं कई सारे. अब क्योंकि गगनयान 3 जो है वो अब रिसेंट मिशन होने वाला है, तो गगनयान 3 जो है वो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके सक्सेसफुल हो चुके हैं, कई सारे अभी एक्सपेरिमेंट ऑन द वे हैं. ओके, तो इसलिए इसके जो जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं बिकॉज रीसेंट है तो ये पूछा जा सकता है. इट विल बी दिव्यांशी अभी थोड़ी देर में will be capable of launching the orbital module to an intended low Earth orbit. क्रू एस्केप सिस्टम होता है, अभी हमने किया है जो क्रू मॉड्यूल री एंट्री का मॉड्यूल अभी देखा था, वैसे ही क्रू एस्केप सिस्टम है. बहुत सारे सिस्टम है गगनयान के. गगनयान को हम सेपरेटली भी देखेंगे. ठीक है. सॉलिड मोटर्स अगर इमरजेंसी के केस में अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए क्रू मॉड्यूल है. अभी गगनयान मिशन जो भी होगा, गगनयान मिशन का ही ये एक रॉकेट का डायग्राम क्या है. सबसे पहले देखो सिंपल, कोई से याद नहीं करना. सिंपल स्टेजेस हैं, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं. सॉलिड फ्यूल है, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल विल बी बर्न आउट. दीज टू विल बी सेपरेटेड जो बॉटम पे है. ठीक है. देन कम्स द सेकंड स्टेज, लिक्विड स्टेज. द लिक्विड फ्यूल मोस्टली आफ्टर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर लिक्विड फ्यूल विल बी यूज्ड. लिक्विड फ्यूल विल बी बर्न आउट. आफ्टर एस्केपिंग द एटमॉस्फेयर फिर क्रायोजेनिक स्टेज आएगी. गैसियस फ्यूल जो भी है वो बर्न आउट होगा. मेन जो है क्या है फिर हमारे पास ऑर्बिटल मॉड्यूल है जो ऑर्बिट में मैन्यूवर करेगा. जो टॉप मोस्ट है उसमें होगा क्रू.
ठीक है, जहाँ पे अर्थ लाइक कंडीशंस क्रू के लिए रहने के लिए वहाँ पे अर्थ लाइक कंडीशंस जो क्रिएटेड की गई है वो उसमें होगा टॉप मोस्ट में। ओके, बाकी नीचे की जो स्टेजेस है दैट विल बी लॉन्च व्हीकल, सो विल बी कंसीडर्ड एज लॉन्च व्हीकल, द थ्री स्टेजेस ऑफ लॉन्च। ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वो ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। ओके, तो ये था, अब यहाँ तक के भी डाउट्स पूछ सकते हो। दिव्यांशी, आप कुछ कह रहे थे? यस सर। सर हम्म, जो आपने ये 180 वाला कुछ पॉइंट बताया था कि वो लास्ट पॉइंट होता है, वो मिस आउट हो गया, मैं समझ नहीं पाई। लास्ट कुछ वन आप, एटी। पता नहीं, आप कुछ बता रहे थे कि लिक्विड स्टेट में होगा तो वो कूलेंट की तरह भी यूज हो सकता है, कुछ तो आप बता रहे थे हाँ हाँ, ये कूलेंट। ह्यूमन वाले में। देखिए, क्रायोजेनिक स्टेज में हम जो गैसेस फ्यूल है उसको लिक्विफाइड स्टेज में स्टोर करते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड स्टेज में रखते हैं, एंड इट इज अंडर द टेम्परेचर -183 डिग्रीज टू -200 सेंटीग्रेड। ओके, सो अगर वो उस कूल डाउन स्टेज में है, उस टेम्परेचर में है, तो वी कैन ऑल्सो यूज दैट फ्यूल एज कूलेंट। सिंपल है कि एक एडिशनल यूज हो सकता, ये भी हो सकता है, उससे क्या होता है कि कूलेंट का जो वॉल्यूम है, कूलेंट का वेट है, वो भी रॉकेट से हम कुछ कम कर सकते हैं। ये मल्टीपल स्टेजेस में भी कूलेंट, बिकॉज जब भी इस फ्यूल फायर होता है तो, और एटमॉस्फेयर एंट्री री एंट्री के टाइम भी जो रॉकेट्स हैं वो हीट अप हो जाता है, तो उनको कूल डाउन करने के लिए वी यूज कूलेंट्स। और सो इन इन प्लेस ऑफ दोज कूलेंट्स, अगर हम हमारे रॉकेट में क्रायोजेनिक स्टेज है तो उसका एक और एडवांटेज है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कूलेंट। ओके, ये था। ठीक है, तो ये लॉन्च व्हीकल्स हमने अभी तक के जो देखे हैं कि SLV-3 सिंपल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड SLV हो गया, ठीक। उसके बाद PSLV आ गया, GSLV है। साउंडिंग रॉकेट्स जो है वो लॉन्च व्हीकल्स में नहीं होते, साउंडिंग रॉकेट्स की डिफरेंट कैटेगरी होगी। GSLV में भी मार्क 2, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 है, बट इंपॉर्टेंट वंस आर मार्क 2 एंड मार्क 3। वही मार्क 3 को जिसे हम LVM-3 भी कहते हैं, व्हेन दे, अगर ह्यूमन कैपेबिलिटी के लिए हम जो यूज करते हैं तो वो एच और लगा देते हैं, ठीक है, HLVM-3 हो जाएगा वो। ठीक है, वो गगनयान मिशन के लिए जब यूज होगा तो HLVM-3 हो जाएगा, इट इज सेफ फॉर लॉन्चिंग द ह्यूमन मिशन लाइक गगनयान। ठीक है, तो अब ये जो मिशन है, ये फ्यूचर मिशन भी है। फ्यूचर मिशन कैसे, एक्सपेरिमेंटल मिशन हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए हैं बट इन्हें और डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज अभी हमने बड़े बड़े रॉकेट्स देखे उसमें काफी सारा फ्यूल यूज होता, तो हम क्या, अगर हमें स्मॉल पेलोड्स अगर करने हैं लॉन्च, तो उनके लिए हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल, थ्री सॉलिड प्रोपोल्शन स्टेजेस एंड लिक्विड प्रोपोल्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रेनिंग मॉडल, वो टॉप स्टेज जो भी होगी वो लिक्विड स्टेज हो जाएगी। ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं, देखो इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज करके, ताकि जो इम्पैक्ट हो और एटमॉस्फेरिक इनर्शिया का और उसके रेजिस्टेंस का वो कम हो, तो 2 मीटर इन डायमीटर, 34 मीटर इन लेंथ, लिफ्ट ऑफ वेट 120 tons. Compare it to GSLV 640 tons, and this is nearly 120 tons. Okay, so अगर different size में है, it means the payload carry capacity is also lowered. So it is capable of launching satellites in the range of 500 kgs and almost to 500 kilometers in orbit and low Earth orbit. ओके, सो एडवांटेजेस को यूज किस लिए, डेवलपमेंट किस लिए किया जा रहा है, और लो कॉस्ट, लो टर्न अराउंड ऑफ टाइम, कि जल्दी जल्दी अगर हमें लॉन्च करनी है, क्योंकि हम कमर्शियल कैपेबिलिटीज इसरो की बढ़ाना चाहते हैं, तो कमर्शियल कैपेबिलिटीज के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स तो मल्टीपल सैटेलाइट्स को अकोमोडेट कर सकता है। अगर हमने देखे कई 36 37 सैटेलाइट्स भी अभी लॉन्च की थी, स्मॉल सैटेलाइट्स है 2 kg, 3 kg, 10 kg, 12 kg, तो मल्टीपल सैटेलाइट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल रॉकेट। ओके, इंडिया ने जो SSLV की हेल्प से जो लॉन्च की है, EOS-2, EOS-7, EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन 2 and अर्थ ऑब्जर्वेशन 7 have been launched to SSLV in 2023 and 22. So it is the most recently developed like launch vehicle है, एक्सपेरिमेंटल है, फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है,
अब फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हो सकते हैं कि विद द डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स वी हैव बीन ट्राइंग कि जितना हो सके उतना कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, उसका वेट रिड्यूस हो जाए। ओके, वेट रिड्यूस करने के लिए हम मल्टीपल स्टेजेस उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस ऑफ, कि सॉलिड स्टेजेस को हम रिड्यूस कर सकें, एंड इंस्टेड ऑफ सॉलिड स्टेजेस वी कैन इंट्रोड्यूस लिक्विड स्टेजेस या क्रायोजेनिक स्टेजेस। उससे क्या होगा, फ्यूल की जो वेट है वो कम हो जाएगा। अब फर्दर स्टेज में क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज अगर हमें ह्यूमन भेजना है, गगनयान अगर मिशन अगर हमें कंप्लीट करना है, तो उसके लिए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स काफी यूजफुल रहेंगे। ओके, is similar to that of an aircraft and combines the complexity of both launch vehicle and aircraft। तो एयरक्राफ्ट जैसे कि आप पैसेंजर्स को कैरी करता है, उसी तरह एक लॉन्च व्हीकल डेवलप करने का कि एटमॉस्फेयर या ऑर्बिट्स में जाके एयरक्राफ्ट की तरह पेलोड कैरी करे, वहां ड्रॉप करके वापस अर्थ में री एंट्री हो जाए और उसको फिर से यूज किया जा सके, ऐसे फ्यूल दोबारा डाल। तो ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है। तो ये टेस्टिंग फेज में ही है। ठीक है, टेस्टिंग एक बार हो चुकी है, इसकी सक्सेसफुल भी रही है। ठीक है, बट अभी भी डेवलपमेंटल फेज में है, तो कंप्लीट नहीं है, बट इंडिया इज केपेबल ऑफ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ओके, अगर क्वेश्चन आपकी कैपेबिलिटी है इंडिया में अगर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इंडिया हैज रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, एक टेस्ट हो चुका है बट मल्टीपल टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। The winged RLV has been configured to act as a flying testbed to evaluate various hypersonic flights, hypersonic साउंड के 3 टाइम्स, फिर सुपरसोनिक, ऐसे ऐसे। ठीक है, साउंड की स्पीड से हम कंपेयर करते हैं, जब भी सोनिक आता है इट मींस वी कंपेयरिंग इट टू द स्पीड ऑफ द साउंड। ऑटोनोमस लैंडिंग पावर्ड क्रूज फ्लाइट, क्रूज फ्लाइट क्या होती है, जब हम लैंड करते हैं ऐसे ऐसे जो सिंपल, वो क्रूज फ्लाइट। जैसे क्रूज मिसाइल्स जानते हैं, क्रूज मिसाइल्स कि वो क्रूज करती है डायरेक्शन में, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स वो भी आगे पढ़ेंगे, उनकी डायरेक्शन ट्रैजेक्टरीज क्या क्या होती है। ठीक है, वो एक क्लास में वो भी कवर करेंगे, बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स मेरा इनका यही मेनली यही है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का। ये देखो ये टेक्निकल टर्म्स है बट ये सिंपली इंग्लिश से समझना है, इवेल्युएशन ऑफ ऑटोनोमस नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल। ऑटोमेटिकली नेविगेशन, नेविगेट करके जहाँ पे लैंड होना है वापस लैंड हो जाए। गाइडेंस और कंट्रोल जो है ऑटोनोमस, रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है, सेल्फ कंट्रोल भी हो सकता है। एआई अगर इनकॉर्पोरेट करके जाए, एआई नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं बट द पर्पस जो भी ऑब्जेक्टिव है वो यही है। इंटीग्रेटेड फ्लाइट मैनेजमेंट, उसी रॉकेट में फ्लाइट मैनेजमेंट का भी सिस्टम होता है, फ्लाइट लैंड करना और डिपार्ट करना दोनों चीजें, जैसे कि एक फ्लाइट में नॉर्मली होता है। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, एटमोसफेयर में से एग्जिट करना है, री एंट्री करना है, तो डेफिनेटली बर्नआउट होगा, टेम्परेचर्स बढ़ेंगे घटेंगे, उनके लिए जो डेवलपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे क्या, थर्मल प्रोटेक्शन। और हाइपरसोनिक है वो थर्मोडायनेमिक। तो अभी जो फ्लाइट्स हैं वो तो एटमोसफेयर के अंदर ही चल रही है, बट उनकी स्पीड हाइपरसोनिक तो है नहीं। तो हाइपरसोनिक जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कैसी होगी, वो अगर विंग उसमें विंग्स चाहिए अगर हमें लैंड कराने के लिए, क्योंकि फ्लाइट की तरह ही हमें डेवलप करना है, तो विंग्स चाहिए, तो वो थर्मोडायनेमिक कैसी होगी हाइपरसोनिक स्टेज में, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, अब इसको देखो ध्यान से समझते हैं, स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो फ्यूल है तो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है। ठीक है, तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर उसका जो वेट होता है उसमें 70% वेट ऑक्सीडाइजर का होता है जो रॉकेट कैरी करता है। ओके, सो जस्ट टू बर्न द फ्यूल, और जो ऑक्सीडाइजर रिक्वायर्ड है उसे हमें इतने कैपेसिटी में कैरी करना पड़ता है। सो टू गेट रिड ऑफ दैट, अगर हम उस ऑक्सीडाइजर को रिमूव कर पाए तो फ्यूल का 70% वेट जो है रॉकेट से कम हो जाएगा। ओके, और साइंटिफिकली भी नो कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कंबशन या इन्फ्लूएंस नहीं होता। ओके, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ऑक्सीडाइजर भी वही काम करते हैं, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बर्न अप द फ्यूल। ठीक है, तो स्क्रैमजेट इंजन क्या करते हैं, रैमजेट इंजन ये करते हैं कि जो इस टाइम से पहले आता है रैमजेट, रैमजेट इंजन से ये करते थे
जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको एक नोजल के थ्रू, बिकॉज इतनी स्पीड में, हाइपरसोनिक स्पीड में अगर मिसाइल जा रही है, तो एक नोजल के थ्रू वो उस एयर को कंप्रेस करते हैं। और उस एयर को कंप्रेस, अगर एयर को कंप्रेस करेंगे तो हीट अप होगी, और उसे हीट अप करके फ्यूल को बर्न कर। ठीक है। तो बट ऐसा नोजल डेवलप करना काफी डिफिकल्ट था, तो फिर पहले रैमजेट इंजन डेवलप हुए। पहले हम इन्हें इंपोर्ट करते थे, बट वी आर नाउ इन द फेज ऑफ डेवलपिंग आवर ओन स्क्रैमजेट इंजन। तो स्क्रैमजेट इंजन क्या होते हैं? अभी स्क्रैमजेट, the first experimental mission was ISRO's scramjet engine air breathing propulsion system was successfully conducted on 2016। ठीक है, 2016 में स्क्रैमजेट का पहला टेस्ट हो चुका है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर एज द ऑक्सीडाइजर। ओके, तो दूसरा एडवांटेज क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का फ्यूल यूज कर रहे हैं। एक तो हाई कंबशन वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, दूसरा कि इट इज नॉन पॉल्यूटिंग बिकॉज द बाई प्रोडक्ट विल बी वाटर। वी आर यूजिंग ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर एंड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, तो बाई प्रोडक्ट जो है वो वाटर होगा। तो इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है। ठीक है। नियरली 70% ऑफ द प्रोपेलेंट, जैसे होता है, इज कैरिड बाय 70% फ्यूल का ऑक्सीडाइजर होता है। A ramjet is a form of air-breathing jet engine that uses the vehicle forward motion to compress incoming air for combustion without a rotating compressor। ठीक है। इतनी स्पीड में रोटेटिंग कंप्रेसर तो टूट जाएगा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई, इसलिए नोजल जो भी डेवलप किया गया वो उस टेक्नोलॉजी को रैमजेट बोलते हैं। ठीक है। रैमजेट्स वर्क मोर एफिशिएंटली एट सुपरसोनिक स्पीड्स मार्क 3। मार्क जैसे ही आ जाता है, मार्क 3 मतलब हो गया 3 टाइम का स्पीड ऑफ द साउंड। मार्क 6, मार्क 9 जैसे आता जाएगा 6 टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है। एंड कैन ऑपरेट अप टू स्पीड्स ऑफ मार्क 6। सो रैमजेट्स का, इस रैमजेट और रैमजेट में क्या डिफरेंस होगा? इसकी ये जो रैमजेट है केवल मैक्स मार्क 6 तक ही कर सकता है, और हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि मार्क 9 जैसे ही पहुंचेंगे उस स्पीड में नहीं कर सकता। तो स्क्रैमजेट इंजन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन एज इट efficiently operates at hypersonic speeds and allows supersonic combustion। ठीक है। दस इट इज, मतलब इसीलिए इसका नाम कैसे, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट यानी कि स्क्रैमजेट। ओके, एससी इज जस्ट सुपरसोनिक कंबशन। ठीक है। अब इसी को अगर कंबाइन कर दिया जाए दोनों को, तो डुअल मॉड्यूल रैमजेट। ये अगर मार्क 4 से मार्क 8 तक तो ये रैमजेट की तरह काम करेगा, बट एज सून एज इट रीचेस मार्क 9, तो वो स्क्रैमजेट की तरह काम करेगा। ठीक है। उसी को एक तीसरे तरह का इंजन डीएमआरसी बोल देते हैं, यानी डुअल मोड रैमजेट। ठीक है, सिंपल ये। ठीक है। तो इसी में ये क्रायोजेनिक स्टेज इंपॉर्टेंट इसीलिए, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन काफी जगह यूज होंगे। ठीक है, हो रहे हैं। और जो हैवी जो रॉकेट्स है जीएसएलवी मोस्टली, तो उनमें तो हम यूज करते ही हैं। मोस्टली पर्पस मैंने बताया, और पर्पस इनका यही है कि जो फ्यूल का लोड है उसको कम करना। अगर रॉकेट में हम फ्यूल का लोड कम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम पेलोड का लोड बढ़ा सकते हैं और हायर डिस्टेंसेस अचीव कर सकते हैं। अगर हम उसी उतनी अमाउंट और फ्यूल बढ़ा देंगे, अगर हमें पेलोड बढ़ा देंगे आराम से, तो कमर्शियल भी अच्छा है हमारे लिए, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी हम बढ़ा सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन ऑल्सो नोन एज क्रायोजेनिक स्टेज इज फाइनल स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल यूजिंग क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स मैंने बताया वही गैसेस जो फ्यूल है उसको। ठीक है। ड्यू टू द यूज ऑफ propellants at extremely low temperature, the cryogenic stage is a much more complex system। वर्किंग कैसी है? क्रायोजेनिक इंजन मेक्स यूज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज propellant which liquefy at -183 to -253 डिग्री। ठीक है। इस स्टेज में लिक्विफाई होते हैं तो उतनी डिग्री वो लिक्विफाइड स्टेज में स्टोर रहते हैं। हाई एनर्जी पर यूनिट मास, ये इसका मेन एडवांटेज है कि हम कम अमाउंट में भी हाई एनर्जी अचीव कर सकते हैं। कैरीज हायर पेलोड, जैसे कूलिंग कूलिंग की मैंने बताई थी, इट कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट एंड दीज आर क्लीन फ्यूल्स। ओके, द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट अकर्ड यूजिंग क्रायोजेनिक इंजन वाज जीएसएलवी जीएफ रॉकेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, 2014 में पहली सक्सेसफुल। और लेटेस्ट सबसे क्या है, चंद्रयान 3 मिशन।
ठीक है, उसके जो क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ उसे CE-20 क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। ओके, दिस टाइम। तो ये एक मेमोराइज करने के लिए एक ही पॉइंट है। ठीक है, रिसेंट करंट अफेयर्स के हिसाब से चंद्रयान 3 मिशन में विच क्रायोजेनिक इंजन वाज यूज्ड, इट वाज CE-20. CE-20 was India's first cryogenic engine with a gas cylinder cycle as well as ISRO's largest cryogenic engine. ISRO's largest cryogenic engine is CE-20. ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल्स को ही थोड़ा सा और लाइट वेट करने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट्स कर जा रहे हैं, तो उसी में से ये है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो इसका पहला टेस्ट हुआ था जिसे कहते हैं पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। ठीक है, तो ये 2023 का ही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसरो कंडक्टेड द फर्स्ट हॉट टेस्ट ऑन एन इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन नोन एज पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, PHCA. A semi cryogenic engine uses refined kerosene instead of liquid hydrogen. किसे पता था केरोसिन यहाँ भी यूज हो जाएगा। सेमी क्रायोजेनिक रिफाइंड केरोसिन का यूज करते हैं। रीजन, रीजन की लाइट वेट। ओके, सिर्फ मेनली मेन रीजन है कि वेट इसका कम हो जाए। Liquid oxygen used as an oxidizer. The advantage of this is that refined kerosene is lighter than liquid fuel and can be stored at a normal temperature. दूसरा एक नॉर्मल टेम्परेचर भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फैसिलिटी है क्रायोजेनिक की, वो HAL मैनेज करता है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इतना ही था इसका क्रायोजेनिक इंजन की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मेनली ये कि चंद्रयान 3 में यूज हुआ वो था CE-20, और इसरो का अब तक का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन था। सेमी क्रायोजेनिक इंजन को PHPA भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या यूज होगी, रिफाइंड केरोसिन, बिकॉज इट इज लाइटर इन वेट एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा हमने आंसर नहीं किया था। हाँ, अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ओके, PSLVs launch the satellite useful for Earth resources monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. सही है। अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटर करने के लिए हम लो अर्थ ऑर्बिट्स में प्लेस करते हैं। PSLVs को मोस्टली हम यूज, मोस्टली, ठीक है, यूज करते हैं पोलर पोलर लॉन्च व्हीकल नाम से ही, यही पोलर ऑर्बिट्स में मोस्टली हम यूज करते हैं, तो इसलिए जो रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए लो अर्थ ऑर्बिट्स में जो भी प्लेस करेगा वो रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। ओके, तो GSLVs मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए। ठीक है, सैटेलाइट्स लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड। जब हम लो अर्थ ऑर्बिट में करेंगे तो परमानेंटली फिक्स नहीं होगा, हाई अर्थ ऑर्बिट में होगा, जियोसिंक्रोनस में होगा। ओके, सेकंड कैंसिल, कैंसिल होता है। GSLV मार्क थ्री 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, 4 स्टेज नहीं 3 स्टेज था। ठीक है, मार्क 2 भी 3 स्टेज, 4 स्टेज PSLV है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ओके, स्टेज 1 सॉलिड, लिक्विड सॉलिड लिक्विड PSLV। GSLV जो भी है वो 3 स्टेज ही है। ओके, टॉप मोस्ट स्टेज है मार्क 3 में, क्रायोजेनिक स्टेज है। क्या, तो ये क्वेश्चन में वन ओनली, 2 and 3 विल बी रॉन्ग। ये हमने कर लिया। एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट, ठीक है, कर लिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। ओके, तो अब हम यहाँ से, तो आज के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए इतना ही था। अब आप लोग क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन है पूछ लो। क्या हो गया, तो इसमें से देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट इसलिए है। GSLVs, ठीक है, GSLV मार्क 2 मार्क 3, ठीक है, HLVM,
HLVM इंपॉर्टेंट है, LVM 3 क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, PHT है। ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, जो भी रिसेंट हुआ, क्योंकि whatever is associated है ना, तो अगर नियम के साथ एसोसिएटेड अगर HLVM 3 है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, केयर है तो केयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एटमोस्फेरिक री एंट्री मॉड्यूल जो है उसे केयर बोलते हैं। हाँ कृति बोलो। सर ये जो मल्टीपल पेलोड्स होते हैं तो उनको तो एक ही जगह लॉन्च करके उन पे थ्रस्टर्स लगा के उनको मनूवर किया जाता है, या फिर मल्टीपल प्लेसेस पे जाके उनको प्लेस किया जाता है। थ्रस्टर जो पेलोड को कैरी करता है वो, जो टॉप मोस्ट स्टेज होती है थ्रस्टर्स वो कैरी करता है। ठीक है, उसमें पेलोड ही होते हैं सारे। हम्म। तो उसमें ही लेकिन जो थ्रस्टर ये होता है। मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल पेलोड्स में जो थ्रस्टर होता है वो एक लॉन्च व्हीकल का पार्ट होता है, टॉप मोस्ट स्टेज जो होती है उसमें सारे पेलोड्स होते हैं, उनको अपनी अपनी स्टेज पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रिलीज करते हैं। ओ, तो पेलोड्स में थ्रस्टर नहीं होता, सैटेलाइट में थ्रस्टर होते हैं बट माइन्यूट होते हैं अगर उन्हें रीएडजस्ट करना हो ऑर्बिट में। बट बड़ी सैटेलाइट्स में होते हैं मोस्टली, छोटी सैटेलाइट्स का वेट इसलिए नहीं बढ़ाते, वेट कमर्शियली, कमर्शियली क्या होता है कि जब सैटेलाइट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देते हो ना, टेक चार्ज, तो पैसे चार्ज करते हैं तो वेट के हिसाब से। ठीक है, कोरियर का ही होता है। तो पीपल ट्राई टू कीप एज लेस वेट एज पॉसिबल। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म सैटेलाइट है तो दे ट्राई कि हाँ थोड़े से थ्रस्टर्स उसमें डाल दे, अगर उनकी ट्रेजेक्टरी में कुछ चेंज है सैटेलाइट में तो थ्रस्टर से एडजस्ट कर सके। बट मोस्टली सैटेलाइट में ऐसा होता है, स्पेस क्राफ्ट अगर है और कुछ ऑब्जर्वेटरीज है तो उनमें होते हैं थ्रस्टर्स, वो तो होते हैं क्योंकि टाइमली उनको एडजस्ट करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सैटेलाइट्स में नहीं होता। तो एक व्हीकल की तरह है, समझ लो कि एक पोस्टमैन की तरह ड्रॉप करते हुए, जो टॉप स्टेज होती है ड्रॉप करते हुए जगह जगह पे ऑर्बिट में। कभी कभी क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्बिट्स में रिप्लेस करना होता है। ठीक है, हम्म। तो जब भी वो पास थ्रू हो रहा है तो उस ऑर्बिट में रिलीज कर देगा किसी सैटेलाइट को, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में दूसरी सैटेलाइट को। तो ये भी मल्टीपल स्टेजेस होती है, जरूरी कि एक ही ऑर्बिट में सारी प्लेस किया जाए। सर एक सिली डाउट है। हम्म। जैसे आपने बोला कि क्रायो को अगर हम मतलब क्रायो के फ्यूल को हम कूलेंट की तरह यूज करें, तो अगर उसको कूलेंट की तरह यूज करेंगे तो इट शुड एब्जॉर्ब सम हीट, और हीट हाँ, एब्जॉर्प्शन से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से फिर वो गैसियस फॉर्म में आ सकता है, और गैसियस तो फॉर्म में आ गया इतने, हाँ तो। इतनी से नहीं, तो उसको क्या करते हैं, जैसे हीटिंग सिस्टम्स आपने वो वाले देखे कॉपर्स में, जैसे हम पतली कॉपर ट्यूब से पास करते हैं अ, पानी को, फिर उसमें उसके हल्की सी भी हीट करते हैं तो टेम्परेचर में सर। कंडक्शन के थ्रू हो जाता है। बट वो क्या है कि उसे ना रिलीज, अगर ट्यूब्स के थ्रू हम पास करते हैं तो रिलीज भी कर देता है heat। तो वो मैकेनिज्म होता है, तो वो मैकेनिज्म डेवलप करने की, जैसे कूलेंट है, तो कूलेंट का भी पर्पज होता है। कूलेंट ऐसा नहीं होता कि कूलेंट जैसे एब्जॉर्ब करके उसे फिर रिलीज भी कर देता है। तो सेम उसके साथ भी गैस स्टेट मतलब उसी रेंज में यूज करेंगे, उनका मैकेनिज्म होगा। ऐसा नहीं कि उन्हें गैस में हम्म। बट अगर यूज किया गया तो उनका मैकेनिज्म है कि हाँ इस रेंज के टेम्परेचर के अंदर ही हम इसे रखेंगे ताकि ये गैसिफाई ना हो जाए। तो टेक्निकल क्वेश्चन वो डीपली टेक्निकल, तो उतनी टेक्निकल ना नॉलेज है ना हमें जाना है ये कैसे करते ठीक। हैं। ओके, चलो तो फिर कोई क्वेश्चन है नहीं वैसे। देखो अभी वो भी आ गया है साइंस एंड टेक का। ठीक है, 365, तो उसके भी टॉपिक्स उठाएंगे और मोस्टली नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई जो बायो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा उठाया जाए। बायो के क्वेश्चन 50-60% होते हैं। टेक्नोलॉजी, ये स्पेस टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम ही आते हैं। अब बायो वाले कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं, 8-9 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। या एनवायरमेंट, मोस्टली क्या होता है कि एनवायरमेंट ही होते हैं, तो एनवायरमेंट और इसके थोड़े कोइंसाइड होते हैं, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट। ओके, तो जेनेटिक्स और डिसीजेज और ये सारी चीज़ें
ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि उनको एक शॉर्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके उनको कवर करें, ताकि एक बेस हो जाए कि जो भी रिसेंट हैपनिंग्स है वो कवर अप हो जाए। ठीक है, उसके अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, तो बार बार जब आप उसे फिर से पढ़ोगे PT 365 तो एक रिवीजन की तरह लगेगा। ठीक है, तो और भी माइंड में और भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेनली क्लास लेने का पर्पस ये है कि जो आप सिर्फ रीड कर रहे हो वो ऑडियो एंड विजुअल मीडियम से भी दिमाग के अंदर जाएगा, तो ऑडियो और विजुअल मीडियम से भी जाएगा तो वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो हेल्पफुल रहेगा, जो कहते हैं कि याद नहीं रहेगा थोड़ा सा, उसमें उसके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ठीक है। और किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज यही खत्म करेंगे। अच्छा हाँ, तुम्हारा हाथ बोलो बेटा। सर जैसे ये तो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई हमारी, ये हमने पढ़ हाँ। लिया, लेकिन PD 365 में और भी बहुत सारे स्पेस फिनोमेना दिया होते हैं, वो रेड हम्म, ब्लैक होल और वो रेड शिफ्ट, तो सब उनको भी फिर करना है, वो कैसे खत्म होंगे? हाँ, वो छोटे भी छोटे करेंगे। बॉक्स। छोटे छोटे बॉक्स ब्लैक होल जैसे हाँ। ऑब्जर्वेशन के लिए ये एस्ट्रोसाइट जैसे क्वेश्चन है, एस्ट्रोसाइट का क्वेश्चन है, तो एस्ट्रोसाइट से रिलेटेड अगर हम ट्रिविया अगर डालेंगे साइड में, तो एस्ट्रोसाइट का यूज भी हम जो वेव्स हैं, एक्स रेज और यूवी रेज और लाइट रेज को इनको ऑब्जर्व करने के लिए एस्ट्रोसाइट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ये रेस किससे ऑब्जर्व करता है? जो डाइंग स्टार्स हैं, पल्सेटर्स जो स्टार्स है ना उनकी, तो स्टार्स से स्टार्स की ऑब्जर्व करते हैं कि उसी उन्हीं स्टार्स में कोई ब्लैक होल भी होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि क्वेश्चन एक हो गया, बट उसकी जो कोरोलरी जो होते हैं, ठीक है, वो कई सारी हो जाती है कि अगर हमने सैटेलाइट लॉन्च किया किसी चीज को ऑब्जर्व करने के तो वो क्या है, तो इससे इसलिए इंटर रिलेटेड हो जाता है कि अगर जब हमने कोई सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन अगर है तो क्यों है, क्यों करना चाहते हैं हम गगनयान मिशन? ठीक है, ऑब्जर्व क्या करेंगे उससे मेनली? वैसे तो पर्पस अभी यही है कि हम अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, कि हम भी केपेबल हो जाएं कि हम ह्यूमंस को भेज सकें स्पेस में। ठीक है, मेनली सबसे पहला पर्पस यही होगा कि हम मून पे लैंड कर सकें। बहुत 60 साल से ज्यादा हो गए, दूसरों ने कर लिया हमने नहीं किया, तो फिर पर्पस ऐसे कहीं यही हो ना, कोरोलरी होती है किसी भी क्वेश्चन की, तो हाँ, इसलिए PT 365 विजन की इसलिए बोलते हैं, या फिर मोस्टली क्या होता है कि जो साइड साइड में जो भी छोटी छोटी चीजें दी होती है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पिछले प्रीवियस में भी हमने देखा था कि जो क्वेश्चन जो 2022 21 या 23 के वो आए थे, वो ऐसे नहीं थे कि डायरेक्ट जो करंट में चल रहा है सिर्फ डायरेक्ट नहीं, उससे इंटर रिलेटेड जो पेरिफेरी की जो चीजें थी वो पूछी गई थी। तो इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है कि क्या होता है, कि ब्लैक होल अगर है तो फिर कौन सा इस बार कौन किस चीज के ऑब्जर्वेशन है, सैटेलाइट कर रहा है तो कौन से ब्लैक होल की कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट क्यों है, बस इतना। ठीक है, थैंक यू सर। चलो फिर बाकी का किसी का क्वेश्चन है नहीं तो फिर मिलते हैं परसों, और ऐसे कोई अगर डाउट्स हो तो मुझे भेज देना टेक्स्ट मैसेजेस पे भी, फिर क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्स रिलेटेड ही नहीं, मुझे लगता है काफी सारे एक क्लास मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमी के वो कॉन्सेप्ट लूंगा जो हर बार कंफ्यूज करते हैं। इन्फ्लेशन, RBI की पॉलिसी उससे क्या रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस होते हैं तो उससे क्या होता है इन्फ्लेशन में। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेंज होता है, हमारा कैट बढ़ा सर रखा है उससे क्या चेंज होता डॉलराइजेशन भी बता है। दीजिएगा। हाँ, ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, हम्म। और इसमें हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यस, मेरे से ज्यादा कौन होता होगा? हाँ, तो उस पे किस वो क्लास लेके तो बता दूंगा मैं, जैसे जैसे कंफ्यूजन होगा वो आ जाना क्लास में। ठीक है, तो ये सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स ये इनको एक स्ट्रीमलाइन करके ठीक है एक क्लास उसमें देंगे। चलो फिर चलते हैं, फिर डिनर डिनर स्टार्ट करने का तो हो ही गया होगा। यस चलो, सर। चलो बाकी लोग को डिनर करो, गुड नाइट, फिर मिलते हैं परसों। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। नहीं